गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? तो लास्ट क्लास में हमने डेफिसिट के टाइप पढ़ लिए थे। अब तक गवर्नमेंट बजट के 3 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, तो एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। पार्ट 1 में हम बजट रिसिप्ट्स पढ़ चुके हैं, क्लियर सारा। और पार्ट 2 में हम बजट एक्सपेंडिचर क्लियर कर चुके हैं। और पार्ट थ्री में हम लोग डेफिसिट पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ डेफिसिट में हमने रिवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 होगा। और पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, वो बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या रख रखा है गवर्नमेंट ने। तो जो सबसे पहला टारगेट है गवर्नमेंट का, वो है जीडीपी ग्रोथ। क्या है? जीडीपी ग्रोथ। कोई भी कंट्री अपने देश की जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है। अब जीडीपी का मतलब क्या हो गया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वैल्यू होती है जीडीपी। अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा होगा। ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो दोबारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो किसी भी देश में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो उस देश को जीडीपी को बढ़ाना चाहिए। क्लियर है? तो जीडीपी ग्रोथ। तो जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना। अब जीडीपी की ग्रोथ को गवर्नमेंट 2 तरीके से बढ़ाने की कोशिश करती है। पहला तरीका कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके। अब लोग पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, रोड ज़्यादा बनाएंगी, पुल ज़्यादा बनाएगी, तो उससे क्या होगा? लोगों एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो इनकम ज़्यादा होगी लोगों की, तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उस बजट के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे टैक्स एंड सब्सिडीज़ भी आई थी। हम लोगों ने पढ़ा था ना, रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स, एक्सपेंडिचर के अंदर सब्सिडी। तो गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी का भी इस तरीके से यूज़ करती है जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिले। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है खुद। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे बार बार आप लोगों ने सुना होगा मेक इन इंडिया। आओ मेक इन इंडिया करो। तो कोई भी कंट्री अगर हमारे यहाँ पर, कोई भी कंपनी अगर हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती है तो सरकार ने क्या लगा रखे हैं? टैक्स लगा रखे हैं। जीएसटी हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे टैक्सेस हैं जो उनको पे करने होते हैं। तो सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या देती है? टैक्स में रिबेट्स देती है, टैक्स में छूट देती है, और क्या देती है? सब्सिडीज़ भी देती है, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ पर स्टेबलाइज किया जा सके, जिससे कि हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ग्रोथ होगी, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ होगी। क्लियर है? तो दूसरा जो सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेट करना रिसोर्सेज को बांटना। क्लियर है? अब कैसे रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो हैं, उनको दोबारा से अलोकेट करती है।
लोकेट करने का मतलब क्या हो गया कि हमेशा जो सरकार है अब देखो एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर कोई भी हुआ, प्राइवेट सेक्टर क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी इच्छा यही होती है कि वो अपने प्रॉफिट्स को हाई रखे, प्रॉफिट्स को क्या रखे, हाई रखे। एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, उसकी क्या इच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है कि वो प्रमोट करे किसको, सोशल वेलफेयर को। अब कोई भी एक कंट्री है, उस कंट्री में दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, दोनों होते हैं। प्राइवेट का तो होता है कि प्रॉफिट अपना बढ़ाए, क्लियर है, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो, गरीब लोगों का कल्याण हो। तब सरकार रिसोर्सेज का इस तरीके से अलोकेट करती है जिसमें कि जो चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, तो किन चीज़ों के ऊपर प्रोडक्शन टैक्स लगाना है, उसको कौन से गुड्स के ऊपर टैक्स लगाए और किन गुड्स के ऊपर सब्सिडी दे, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का काम चल सके। अब सरकार ने क्या किया, गुड्स को बांटा, बैलेंस करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर को बैलेंस करने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला जिसमें कहा कि ऐसे गुड्स जो इंजurious टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे गुड्स के ऊपर हैवी टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन लगाया जाए। और ऐसे गुड्स जो सोशल यूजफुल गुड्स हैं, ऐसे गुड्स को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उनको क्या दी जाए, सब्सिडी दी जाए। अब जो इंजरियस, सेहत के लिए हानिकारक है, अब अगर हम उनका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारी सेहत खराब होगी, और हमारी अगर सेहत खराब होगी तो हम काम कम कर पाएंगे। तो एक ह्यूमन, हम भी क्या है, एक रिसोर्स है। अगर एक ह्यूमन, हमारे देश का ह्यूमन अगर ज़्यादा बीमार होगा, अगर ऐसे गुड्स का ज़्यादा यूज़ करेगा, जैसे बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहलिक प्रोडक्ट जितने भी हैं जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, अगर हम उनका यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हम बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, और बीमार ज़्यादा पड़ेंगे तो प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, और प्रोडक्शन कम होगा तो हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ कम होगा। तो सरकार इस सिचुएशन से बचने के लिए सरकार क्या करती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पब्लिक की हेल्थ पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनको किस बात से लेना देना कि प्रॉफिट अपना ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और दूसरा सरकार को क्या है कि भाई सोशल वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, ऐसे गुड्स जो इंजरीज टू हेल्थ है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया गया, और ऐसे गुड्स जो सोशल यूज़फुल गुड्स थे उनको क्या दी गई, सब्सिडी दी गई। तो ऐसे सरकार गुड्स का बंटवारा करती है, उनको बांट देती है, अलोकेट कर देती है कि किन गुड्स के ऊपर टैक्स लगना है, किन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना है, और किन को सब्सिडी दी जानी है। तो क्लियर हुआ, तो ये भी गवर्नमेंट बजट का ही काम है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स का। अगला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम, आय, वेल्थ, संपत्ति, उनको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना। क्यों करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ
को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक सिंबल है किसका? सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस का। अब जैसे हमारे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ले लिया जाए, वो इक्वल नहीं है। अमीर बहुत ज़्यादा है और गरीब हैं तो बहुत कम है। तो सरकार इस गैप को कम करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का यूज़ करती है, जिससे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अमीर और गरीब दोनों के जो ये बीच का गैप है उसको कम किया जा सके। क्लियर? तो उस गैप को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? पहला काम करती है कि टैक्स लगाती है, बाय इम्पोजिंग टैक्स, by imposing tax on rich people and giving subsidy to poor, कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए और गरीबों को सब्सिडी दी जाए, जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। दूसरा भी सरकार क्या काम करती है? बाय सप्लाइंग फूड grains to BPL, below poverty line population at a low price, बहुत ही सस्ते दामों पर जो BPL पॉपुलेशन है, गरीब रेखा से जो नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे के जो लोग हैं, उनको बहुत ही सस्ती कीमत पर खाद्य पदार्थों का क्या करना? उनको पूर्ति करवाना, उनको सप्लाई करना। और जैसे अभी भी किए गए ना, फ्री LPG कनेक्शन दिए गए, किनको? पुअर पीपल्स को। ये इसी का ही एक एग्जांपल है। तो LPG के फ्री कनेक्शन दिए गए गरीब लोगों को, जो वे पहले क्या करते थे, चूल्हे पर रोटी बनाते थे, से बीमार होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्लियर है? तो जो गरीब लोग थे उनको LPG के कनेक्शन फ्री दिए जाते हैं। और जो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो भी पॉपुलेशन है, उनको बहुत ही लो प्राइस पर फूड ग्रेन सप्लाई किए जाते हैं। क्लियर है? तो सरकार ये काम करके क्या करती थी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो अब तक हम 3 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं: GDP ग्रोथ, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्लियर हुआ? अब अगला सरकार क्या काम करती है? फोर्थ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब सरकार ये तो कभी नहीं चाहेगी कि एक ही एरिया डेवलप होता रहे और बाकी सारे अनडेवलप्ड रहें। सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती। तो सरकार हर एक एरिया में डेवलप करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि कोई भी सेक्टर बैकवर्ड ना रहे, हर एक सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि जो रीजनल ग्रोथ है वो क्या रह सके? बैलेंस्ड रह सके। अब ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो बैकवर्ड हैं, तो सरकार क्या काम करती है? जो बैकवर्ड रीजन हैं वहाँ पर सरकार क्या लगाती है? लिबरल टैक्स पॉलिसीज, लिबरल टैक्स लॉज बनाती है। वहाँ पर ज़्यादा हैवी टैक्सेस नहीं लगाती, वहाँ पर थोड़ी सी लिबरल टैक्स लॉज, वो एक उदार नीति लेके आती है। वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको ज़्यादा छूट दी जाती है, ताकि बैकवर्ड रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़े। और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और धीरे धीरे वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो सके। और सरकार क्या करती है? स्टेबलाइज करती है, स्टेबलाइजमेंट
ऑफ SEZ। SEZ का मतलब क्या हो गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टेबलाइज करती है कहाँ पर? इन बैकवर्ड रीजन। आप इंडस्ट्रियल एरिया से इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह हों, तो सरकार एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सके, और उस एरिया में सरकार लिबरल टैक्स लॉज बनाती है ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएँ और प्रोडक्शन करें, जिससे कि उस वो एरिया भी क्या हो? डेवलप हो। क्लियर है? तो सरकार बैलेंस रीजनल ग्रोथ करने के लिए भी पॉलिसी बनाती है। दूसरा, सरकार जो बजट बनाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना। अब कैसे? अब देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी? अब थ्रू इन्वेस्टमेंट। वो भी किसके थ्रू आएगी? इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगी। अगर सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकी या बढ़ा पाई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। तो सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती है, या सरकार पब्लिक एंटरप्राइजेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, या ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती है जिससे कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी क्या मिले? बढ़ावा मिले। वो कैसे करके? कैश का यूज़ करके, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का भी यूज़ करके, और दूसरा अलोकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और GDP ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने टैक्स रिबेट भी दिए थे और सब्सिडीज़ भी दी थी। तो इनका यूज़ करके सरकार क्या करती है? इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो पाए। और क्या करती है सरकार? नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है। स्कीम्स क्या करती है? लॉन्च करती है, एक प्रोविज़न बनाती है कि नई से नई स्कीम बनाई जाए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए। ऐसे ही उसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है एक मनरेगा। मनरेगा जो स्कीम निकाली गई थी वो क्या था? कि एम्प्लॉयमेंट टू पुअरर सेक्शन, गरीब से गरीब लोगों को काम देने का काम किया था मनरेगा के अंदर। इसके अंदर लगभग 100 दिन के रोज़गार की गारंटी लोगों को दी गई थी। तो सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करती है? नई से नई स्कीम्स लॉन्च करती है, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए टैक्स रिबेट्स, सब्सिडीज़ वगैरह वगैरह दी जाती हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिले और उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो। क्लियर है? तो अगला पॉइंट, अगला जो सरकार बजट बनाती है वो क्यों बनाती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आने के लिए। अब देखो, कोई भी कंट्री, कोई भी देश, वहाँ पर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी, ये आती रहती है। अब कोई भी देश स्टेबल नहीं रह सकता। इन्फ्लेशन आएगी, फिर डिफ्लेशन आ जाएगी, फिर दोबारा इन्फ्लेशन आएगी, फिर दोबारा डिफ्लेशन आ जाएगी। ऐसे एक देश की इकोनॉमी चलती रहती है। ये बिल्कुल पीक होता है यहाँ पर डिफ्लेशन, ठीक है, ये डिप्रेशन, ठीक है, और ये रिसेशन, और ये रिकवरी। ये क्या है? रिकवरी। रिसेशन, रिसेशन बोला जाता है मंदी को। अब जब हम नीचे की तरफ भागते हैं और ऊपर की तरफ भागते हैं, मतलब हम रिकवरी कर रहे हैं डिफ्लेशन से। अब बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो अब सरकार जब बजट बनाती है तो उस टाइम पर देखती है कि हमारे देश में जो सिचुएशन चली हुई है वो क्या है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है या डिफ्लेशन ज़्यादा है। तो उसको रिकवर करने के लिए सरकार क्या कोशिश करती है कि उसको भी स्टेबल रखा जाए। अब जो इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा होगा। अब कोई देश ऐसा जहाँ पर महंगाई ही कंट्रोल नहीं आ रही तो वहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, और कोई देश ऐसा जहाँ पर डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, भूखमरी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर भी
कोई काम नहीं, पैसा बहुत कम होगा उन देशों के पास। तो सरकार, हर एक देश की गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि उस देश के अंदर जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रह सके। तो ऐसे ऐसे पॉलिसीज़, इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लगाती है सरकार, जिससे कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को क्लियर किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। हमने कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव किए, और यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में 101% पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी, तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से पढ़ने लायक, तो वो क्या है? अब पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें क्या था? रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में डिफरेंस। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा देखा जाए तो डेफिसिट्स, जो भी थे डेफिसिट, घाटे थे, उनके जो टाइप थे, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इसको बजट डेफिसिट बोला जाता है, प्राइमरी डेफिसिट, ये तीनों हमें याद होने चाहिए। क्लियर है? और इनके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन बना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, ये पढ़ लो, या कोई भी दो पढ़ लो, वो बात गलत होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जामिनर खुद कोई भी दो ऑब्जेक्टिव देता है आप लोगों को, और वो एक्सप्लेन आप लोगों से करवाता है। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब तक मैंने बताया कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। अगर को आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी पेपर, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे मैथ है, चाहे अकाउंट्स है, बिजनेस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, आप पास्ट 10 ईयर उठाइए और वहाँ से तैयारी कीजिए। 100% गारंटी है कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज 95% प्लस होगी। ओवरऑल परसेंटेज, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर से पढ़ाई करते हैं तो आपका जो परसेंटेज है वो 95% ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम कुछ टाइप ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय।